अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ पाइपर सरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अभय जी, गुड मॉर्निंग। अरे अभय जी, मैं मार्केट पर तो आपसे बात करूंगा, लेकिन मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा। एक स्टॉक आपने बताया था हमारे व्यूअर्स को, सेनोरस फार्मा, वो डबल जी हुआ है हमारे जो उस समय इंटरेक्शन हुई थी उसके बाद से। तो थोड़ा इसके बारे में ये तो 1 महीने का चार्ट है, 1 साल का चार्ट रखें। हाँ, ये देखिए, ये अभी भी है आपके पास, और ओवरऑल फार्मा स्पेस पर अब आपका क्या व्यू है? जी गुड मॉर्निंग अनुज। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्लेमर जो स्टैंडर्ड है कि ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में है, और भी कुछ स्टॉक जिसका शायद मैं नाम लूं वो भी हो सकते हैं पोर्टफोलियो में, तो मेरे कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। सोनोरस हमने लिया था, और उस समय करीब साल 1.5 साल पहले मेरे ख्याल से, जब हमको लगा कि एक बहुत पॉजिटिव बिजनेस इन्वायरमेंट बन रहा है अनुज, इनोवेटिव फार्मा कंपनीज के लिए, जो मिड और स्मॉल कैप कंपनीज हैं। कई ऐसी कंपनीज हैं जिनकी लिस्टिंग भी पिछले 3 साल के अंदर हुई है। और फिर मुझे लगा कि चाइना प्लस वन की स्टोरी भी छोड़ दें, पर ये जो कंपनीज हैं ये अब एक फॉर्मुलेशंस कॉम्प्लेक्स थेराप्यूटिक सेगमेंट्स में जा रहे हैं, जैसे ऑन्कोलॉजी है, डायबिटीज है, जहां पे एक जेन्युइन डिमांड है फॉर्मुलेशंस की, ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस की। और बहुत अच्छे प्रमोटर्स हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी अच्छा है, और यूएस में और जो डेवलप्ड मार्केट है उनमें इनकी बहुत अच्छी रिसेप्टिविटी है। तो जो इन्होंने एएनडीएस फाइल किए पिछले 2-3 साल से, अब वो सब कमर्शियलाइज हो रहे हैं। और इसके अलावा इन्होंने बहुत ही क्लेवरली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भी अक्वायर करी, कुछ छोटे प्लांट्स कुछ खुद बनाए यूएस में, यूरोप में। तो जो सप्लाई भी करते हैं वो लोकल मार्केट्स के थ्रू करते हैं, तो इनको इंडियन कंपनी या फॉरेन कंपनी की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है, इनको ऑलमोस्ट लोकल कंपनी की तरह ट्रीट किया जाता है। तो जब हमने देखा कि रेवेन्यू भी बढ़ रही है, स्मॉल बेस से मार्जिन्स भी बढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो स्ट्रांग है, मैनेजमेंट एम्बिशियस है, तो ना सिर्फ सेनोरिस बल्कि और भी कुछ छोटी फार्मा कंपनीज हैं जिसको हमने ऐड किया पोर्टफोलियो में, और सबने अच्छा रिटर्न दिया है। मैं बहुत बुलिश हूँ इस स्पेस पे अनुज। मुझे लगता है कि जो इनोवेटिव फार्मा कंपनीज हैं, स्मॉल और मिड कैप, वो बहुत अच्छा रिटर्न देंगी इन्वेस्टर्स को। दूसरी तरफ मैं कहूँ, जो लार्ज कैप जेनेरिक कंपनीज हैं वो शायद डिसअपॉइंट करें, क्योंकि वो अभी भी एक ऑफ पेटेंट जेनेरिक्स बेचने के मॉडल पे काम कर रही हैं, जहाँ पे मार्जिन कम होता रहेगा, और रेगुलेटरी रीजंस की वजह से वो प्रेशर भी रहेगा। बल्कि जो इनोवेटिव कंपनी है उनमें इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है इस समय। तो ओवरऑल मैं बहुत बुलिश हूँ। ये हमारा मॉडल पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा फार्मा सेक्टर है, 26% हमारा एलोकेशन है फार्मा को, और मुझे लगता है ओवर नेक्स्ट 1-2-3 ईयर ये निफ्टी एज एन इंडेक्स को बीट करता रहेगा। ओके, तो एक स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है यहाँ पे फार्मा के, निफ्टी के परफॉर्मेंस को भी बीट करने के, बट जेनरिक स्पेस से थोड़ा सा दूर रहिएगा। अच्छा भाई जी, सिंस आपका कन्विक्शन ज़्यादा काम कर रहा है इस वक्त, इससे पहले कि मैं और चॉइसेस रखूँ आपके सामने, अपने सोचे समझे हुए स्टॉक्स या इंडस्ट्रीज और कहाँ कहाँ पर अदर देन फार्मा आपका कन्विक्शन बन रहा है? आपने बहुत सारी स्क्रिप्ट्स एनबीएफसीज इंक्लूड की हुई हैं अपने पोर्टफोलियो में, और बी टू बी प्लेयर आई थिंक इन ऑटो सेगमेंट, ऑटो सेल्स में वो इंक्लूड किए हुए हैं, और कहाँ कहाँ पर कन्विक्शन है आपका? जी, हमारा बहुत बड़ा कन्विक्शन है वीरेंद्र, और मैं जितना ज्यादा देखता हूँ मेरा कन्विक्शन बढ़ता जाता है। पिछले 3 साल से मैं कहूँगा, वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जो सेगमेंट है, जिसको ईएमएस, एक जेनरिक टर्म जिसके लिए यूज किया जाता है ईएमएस, बट मैं कहता हूँ कि ये ईएमएस में बहुत सारे सब सेगमेंट्स हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, कुछ सेमीकंडक्टर्स को केटर कर रही हैं, कुछ डिफेंस को केटर कर रही हैं। सब एक ही काम कर रही हैं, पर वो ये कर रहे हैं कि वो बहुत कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स जिनको इंडिया इंपोर्ट करता है मोस्टली, उसको वो इंडिया में बना रहे हैं। अब उसके कस्टमर्स जो हैं वो बी टू सी भी हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में हमने देखा डिक्सन एम्बर जैसी कंपनीज के, और काफी कस्टमर्स उसके बी टू बी में हैं, जहां पे सेमीकंडक्टर जैसी कंपनीज हैं, जैसे केन्स, सिरमा। और तीसरी तरफ डिफेंस भी उसका एक बहुत बड़ा कस्टमर है। तो अपॉर्चुनिटीज जो कॉम्प्लेक्स एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया में है इस समय वीरेंद्र, मुझे लगता है गोल्डन पीरियड है इन्वेस्टर्स के लिए। अगले 5 साल 10 साल के लिए ये स्पेस बहुत रैपिडली ग्रो करेगा, क्योंकि इसको गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है,
कस्टमर्स का पूरा सपोर्ट है, फंडिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैनेजमेंट्स भी एम्बिशियस हैं इन सारी कंपनीज़ में। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है ईएमएस में और इसमें मैं डिफेंस, इसमें मैं ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स भी इंक्लूड करूँगा, ऑटो कंपोनेंट कंपनीज़ हैं, ये भी इसमें आएँगी। तो ओवरऑल मैं कहूँगा जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो आउटसोर्स हो, चाहे वो खुद का हो, बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है इस समय वीरेंद्र। बिल्कुल। और एक बार केन्स रखिएगा ज़रा स्क्रीन पर। आई थिंक केन्स टेक का इंटरडे रखिएगा। आई थिंक जब सीरीज़ की शुरुआत हुई थी तो एक इंट्राडे प्लीज़, हमने एक व्यू लिया था कि ये उसमें ऑलमोस्ट कल्याण जैसा मूव बन रहा है पिछले कुछ दिनों से। 4.5% ऊपर है ये स्टॉक, ही अच्छा कर रहा है। अभय जी, अब एक बड़ा जो सवाल है वो ये पूरा का पूरा दुनिया भर में जो एक एआई रिवर्सल ट्रेड, चिप शेयरों में पिछले कई दिनों की गिरावट, कॉस्पी में इतनी बड़ी गिरावट और यहाँ पर आईटी स्टॉक्स में रैली, क्या ये एक छलावा था? क्या वापस वो बड़ा ट्रेंड रिज्यूम होगा जिसमें वापस चिप स्टॉक्स में रैली होगी, कॉस्पी में रैली होगी और आईटी स्टॉक्स बैक सीट पर आएंगे, या आईटी में एक बार के लिए आपको लग रहा है कि अब यहाँ से शायद बॉटम बन चुका है? जी, अनुज, मुझे लगता है कि पूरा जो सेगमेंट है एआई का इंडिया में नहीं बट ग्लोबली एक हाइप साइकिल जिसको हम कहते हैं उसमें चला गया था। और इसमें क्या होता है कि इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन एक मतलब अनरीजनेबल लेवल में चला जाता है और उसका खामियाजा देर सवेर भुगतना पड़ता है, तो वो भुगता लोगों ने। पर अगर मैं मार्केट प्राइस मूवमेंट्स को, प्राइस वॉलेटिलिटी को छोड़ दूं एक समय के लिए और सिर्फ इस पे ध्यान दें कि अपॉर्चुनिटीज कहाँ हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, तो वो क्लियरली हैं एआई, सेमीकंडक्टर, इन सब स्पेसेस में, क्योंकि वो इनोवेशन ड्रिवन, आईपी ड्रिवन एक ग्रोथ है। एक इन्वेस्टर्स का कंसर्न है कि एआई कंपनीज के मार्जिन प्रेशर में रहेंगे क्योंकि जो टोकन वो जनरेट कर रहे हैं उसकी कॉस्ट बहुत हाई है। पर आप देखिए कल सर्वम एआई ने एक अपना इम्पैक्ट डे किया था, जो इंडियन कंपनी है अनलिस्टेड, यूनिकॉर्न बन चुकी है, तो उन्होंने कहा जो वो टोकन जनरेट करेंगे इंडिया में इंडियन एआई कंपनीज के लिए वो 1/5 कॉस्ट पे होगा जो ओपन एआई जनरेट करता है। तो उसमें प्राइस एफिशिएंसीज भी आ रही हैं, कॉस्ट भी कम हो रहा है। ओवरऑल मैं कहूंगा, मैं बैक करूंगा एआई कंपनीज के ओवरऑल ग्रोथ ट्रेंड को। आईटी सर्विसेज पे मैं चाहता हूं अच्छा करें, पर मुझे अभी भी नहीं लग रहा कि कोई इनोवेशन की बात हो रही है वहां पे। मैं अभी भी उम्मीद करता हूं कि वो कुछ ऐसी बात करें कि प्रोडक्ट इनोवेशन पे सिर्फ एआई को एज अ सर्विस ना देखें बट एआई को एज अ प्रोडक्ट देखें। अगर ऐसा करेंगे तो मैं डेफिनेटली उन्हें अपना मॉडल पोर्टफोलियो में ऐड करूंगा, पर अभी नहीं करूंगा अनुज। अच्छा अभय जी, इस बार के एफएमसीजी कंपनियों के नतीजे एंड मोर स्पेशली देयर वॉल्यूम्स, उनको देखने के बाद आपका कोई एफएमसीजी पे व्यू कुछ ऐड करने का या फिर कंप्लीटली अवॉइड अभी भी है? ये हमने एक थोड़ा मॉडल पोर्टफोलियो में एक छोटा एलोकेशन किया था नेस्ले का, आई थिंक 2-3 महीने पहले। और वो इस बेसिस पे किया था कि एक तो जो वॉल्यूम ग्रोथ हमें दिख रहा था वो एक मार्केट में उस समय एक व्यू था कि मॉनसून अच्छे नहीं होंगे और इसकी वजह से सारे एफएमसीजी कंपनीज को प्रॉब्लम आएगी। दूसरी तरफ से कॉस्ट इन्फ्लेशन होगा बिकॉज क्रूड का प्राइस हाई था। तो मुझे लगा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी उस समय नेस्ले जैसे लीडिंग स्टॉक में आने की। प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत महंगे स्टॉक्स हैं और मुझे लगता है कि अगर कभी भी इनका मल्टीपल करेक्ट हुआ तो इन्वेस्टर्स को इम्पैक्ट आएगा रिटर्न का। पर एट द सेम टाइम जो ग्लोबल जो 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 नेशनल ब्रांड्स हैं, आई थिंक जहां पे प्राइस करेक्शन हुआ है पिछले 5 साल का टाइम करेक्शन में हुआ, मैं कहूंगा जो कि प्राइस कहीं बढ़ा नहीं। अब आप नेस्ले को देखिए, वो ऑल टाइम हाई पे आ गया है। तो आई थिंक एक अपॉर्चुनिटी है डेफिनेटली इन्वेस्टर्स के पास उन स्टॉक्स को बैक करने की जो नेशनल लेवल के ब्रांड्स हैं और जिन्होंने काफी लंबा टाइम करेक्शन देखा है, करीब 35-40 टाइम के पी मल्टीपल पे चल रहे हैं। आई थिंक वो डेफिनेटली एक डिफेंसिव पोर्टफोलियो में उनकी जगह है। टू व्हीलर पॉकेट में बहुत शानदार मूव्स रहे। बजाज, टीवीएस, आयशर, किसी स्टॉक ने पलट के नहीं देखा है पिछले कुछ हफ्तों से। यहाँ पर आपकी टॉपिक्स क्या होंगी? जी, मैं हमेशा, मेरा बहुत पर्सनल बायस है, मेरी बाय रिकमेंडेशन नहीं है, पर टीवीएस की तरफ मुझे लगता है टीवीएस ऐसी कंपनी है जो रियली एक एक कस्टमर्स को समझते हैं और जो कस्टमर को प्रोडक्ट चाहिए वैसा बनाते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू है टीवीएस की। दूसरी तरफ मैं कहूँगा जो एक इमर्जिंग कंपनी है ईथर, ये भी एक ऐसी कंपनी है जो प्रोडक्ट्स ऐसे बना रहे हैं जो कस्टमर्स को चाहिए। मेरा कंसर्न थोड़ा ये रहता है कि अभी भी ये प्रॉफिटेबल नहीं है,
पर जिस तरह से उनका ग्रोथ है मुझे लगता है वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाएंगे। तो ये दो कंपनीज मुझे लगता है कि ये इनोवेशन कर्व पे हाई हैं, जो कस्टमर्स को चाहिए वो चीज प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, सर्विस इनकी अच्छी है। तो इस पैक में मुझे लगता है ये दो कंपनीज हैं जो आउट परफॉर्म करेंगे। एक स्पेस और जिसकी मैं बात करना चाहूँगा, कुछ भी कमोडिटीज़ में जोड़ा है अभय जी आपने, वेदर इट्स मेटल्स या फिर प्रीशियस मेटल से जुड़ी हुई एसोसिएटेड स्पेस या फिर केमिकल्स? वीरेंद्र, इसको हम इतना क्लोजली देखते नहीं है क्योंकि एज ग्रोथ इन्वेस्टर्स हमारे लिए मुझे नहीं लगता है कि कमोडिटीज में कोई अपॉर्चुनिटीज हैं। मुझे लगता है अदर देन द मॉडल पोर्टफोलियो डिस्कशन, मुझे लगता है कि मेटल्स एक ऐसी चीज है जो काफी डिमांड एंड सप्लाई ड्रिवन है। तो जब एक मौका आता है, जब एक ऐसा दौर आता है जब अंडर इन्वेस्टेड है दुनिया या मैन्युफैक्चरर्स और उस समय डिमांड स्पाइक हो, तो एक शार्प राइज मिलता है। पर उसके अलावा एज अ ग्रोथ इन्वेस्टर मुझे नहीं लगता हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटीज हैं फ्रैंकली कमोडिटीज में, वीरेंद्र। ओके, कमोडिटीज़ में फ़िलहाल कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिखती हैं आपको यहाँ पर। बजाज फाइनेंस में आज नंबर्स के बाद फिर एक री रेटिंग देख रहे हैं हम। इसके अलावा बाकी मणप्पुरम में भी अच्छे मूव्स रहे हैं। श्रीराम फाइनेंस भी अब ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई पर है। ये पूरी की पूरी एनबीएफसी स्पेस में आपकी प्रेफर्ड पिक्स क्या होंगी या पोर्टफोलियो पिक्स क्या होंगी? ओवरऑल मैं बहुत बुलिश हूँ अनुज एनबीएफसी से, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह की उनकी प्रेजेंस है और स्पेशली जो लीडिंग एनबीएफसीज हैं, उनके लिए एक आई थिंक अगले 2-3 साल बहुत अच्छे रहने वाले हैं कंपेयर टू लार्ज बैंक्स, क्योंकि बैंक्स की प्रॉब्लम ये है कि अभी भी वो डिपॉजिट्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। एनबीएफसीज जो हैं थोड़ा हायर कॉस्ट पे फिर भी अपना बोरो कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एनबीएफसीज इन द फाइनेंशियल लेंडिंग पैक, एनबीएफसीज को इन्वेस्टर्स को प्रेफरेंस देनी चाहिए। और उसमें भी उन एनबीएफसीज को जहां पे एक क्लियर ओवर लास्ट 4 क्वार्टर्स पोर्टफोलियो क्वालिटी, क्रेडिट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट है। तो जहां पे जीएनपीए, एनएनपीए हर क्वार्टर में गिरे हैं पिछले 4 क्वार्टर्स पे, आई थिंक वो कंपनीज एक बहुत सॉलिड फुटिंग पे हैं। मेरी प्रेफरेंस, क्योंकि ये एक ऐसा स्पेस है जहां पे इन्वेस्टर्स को फ्रैंकली लेवरेज्ड प्लेस करने चाहिए। तो मेरा अभी भी प्रेफरेंस माइक्रो फाइनेंस पे है। तो मॉडल पोर्टफोलियो में हमारे एक फ्यूजन फाइनेंस है और दूसरी तरफ एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है उज्जीवन। उज्जीवन के रिजल्ट्स काफी अच्छे थे। आई थिंक जो हमारा इन्वेस्टमेंट थीसिस है उसी पे वो प्ले आउट कर रहा है, जहां पे पोर्टफोलियो क्रेडिट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है और डिपॉजिट्स भी बढ़ रहे हैं और लेंडिंग बुक भी बढ़ रही है। तो आई थिंक एक उज्जीवन पे हमारा काफी पॉजिटिव व्यू है। और दूसरी तरफ फ्यूजन फाइनेंस मुझे लगता है कि जो उसके पुराने प्रॉब्लम्स थे काफी सॉर्ट आउट करके अब वो वापस ग्रोथ कर्व पे चल रहा है। तो ये दो हमारी लेंडिंग बेट्स हैं अनुज मॉडल पोर्टफोलियो में। ओके, अच्छा, वेरी क्विकली, बहुत संक्षेप में, इटर्नल या स्विगी, कोई स्टॉक बैक करेंगे इस लेवल पर? नहीं, दोनों नहीं करूंगा। अच्छा, दोनों नहीं करेंगे। चलिए, शॉर्ट एंड स्वीट आंसर। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए अभय जी और अपना समय देने के लिए।